हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और हमारे चैप्टर का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं और ये बिल्कुल आखिरी और 5th पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। तो आज की क्लास का अपना सबसे पहला टॉपिक है कि फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। इसको ऐसे समझो, पिछली क्लास में हमने देखा था कि मैनेजमेंट के 3 अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एक होता है टॉप मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल मैनेजमेंट, तीसरा होता है लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे कि ये सारे के सारे जो अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये काम किस पॉइंट से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे समझो, प्रिंसिपल का काम कभी भी टीचिंग नहीं होता ना स्कूल में। उसी तरीके से कोऑर्डिनेटर का काम कभी भी पानी पिलाना नहीं होता ना स्कूल में। उसी तरीके से टीचर का काम ये नहीं होता ना कि बच्चे किस टाइम पे आएंगे कल से स्कूल में, यानी टाइम सेट करना टीचर का काम नहीं होता। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है। तो इससे हम समझे कि अलग अलग जो लोग होते हैं मैनेजमेंट में, उनके अलग अलग काम होते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि बिजनेस में जो अपन ने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे, उनके अलग अलग किस पॉइंट ऑफ व्यू के काम होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, टॉप लेवल की अगर अपन बात करें तो टॉप लेवल के ना 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। टॉप लेवल सबसे पहले तो प्लानिंग करता है, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में आगे चलेगी उसकी प्लानिंग करता है। दूसरी चीज वो करता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ना किसी भी कंपनी में, जैसे मान लो अगर तुमने कोई सी कंपनी खोली, तो उस कंपनी के अंदर क्या होता है, चीज़ें ना बहुत बिखरी बिखरी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट अपनी अलग ही धुन में चल रहा होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी कर रहा होगा, और साथ में बाकी हेल्पर लोग अपनी मनमर्जी कर रहे होंगे, और चीज़ें बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं होंगी, यानी सिस्टमैटिक नहीं होती। तो टॉप ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उन अलग अलग बिखरी हुई चीज़ों में ना सिस्टम लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमने देखा उसको, उस सिस्टम लाने को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, यानी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करता है। तो टॉप लेवल के 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो होता है प्लानिंग और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं मिडिल लेवल के क्या काम होता है। अब देखो, टॉप ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के छोड़ दी। अब मिडिल लेवल मैनेजर क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो खाली जगहें हैं, जो लोगों की कमी है, लोग की एंट्री देना शुरू करेगा, यानी लोगों को जॉब पे रखना शुरू करेगा। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने तो कंपनी को बना दिया। अब उसके अंदर जो लोगों की कमी है वो कौन पूरा करता है, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर पूरा करता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर दूसरा काम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इसे ऐसे समझो, मान लो तुम 10 दोस्त हो जो कि एक पिकनिक पे गए। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या तुम 10 के 10 लोग सारे एक ही खाना खाना पसंद करोगे पिकनिक पे, या सबकी अलग अलग चॉइस होगी? अलग अलग चॉइस होगी, सीधी सी बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने अगर तुम्हें बोला कि तुम्हारे क्लास के अंदर ना फेयरवेल को प्लान करो, तो तुम्हें पता है कितना माथा बच्ची वाला काम होता है। क्यों? क्योंकि कोई बंदा अपनी अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है, कोई बंदा अपनी अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है। तो अगर सारे लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, अपनी अपनी अलग अलग इच्छा से अपनी अपनी डायरेक्शन में काम करेंगे, तो कभी भी कोई भी बिजनेस ढंग से नहीं चल पाता। आपने देखा होगा आर्मी की जो परेड होती है, उसमें सबके हाथ एक ही सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर चल रहा होता है, तो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन आर्मी में इंपॉर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन हमारे घर पे भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे हमें समझ में आया कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में खाली जगहें हैं, तो लोगों की एंट्री देता है, लोगों को जॉब पे रखता है। दूसरी बात, उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी सिंक्रोनाइजेशन लाने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है। तो देखो, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमें ऑलरेडी क्लियर है कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्कर से काम करवाता है। जो डायरेक्ट नीचे वर्कर है ना, उनसे काम करवा के देगा। तो यानी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम निकल के आते हैं। सबसे पहली बात तो वो जो नीचे कर्मचारी यानी लोग काम कर रहे हैं ना, उनको डायरेक्शन देगा, उनको बताएगा कि आपको करना क्या है। और दूसरी बात ये क्या करता है, अगर उनसे कोई भी गलती हो रही होती है या फिर वो ढंग से काम नहीं कर रहे होते, तो उन पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम सामने स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो बेसिकली हमारे पास कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने फोकस निकल के आ रहे हैं मैनेजमेंट के, हमारे पास टोटल 6 फोकस निकल के आ रहे हैं। इसमें से ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है ना, ये 5 चीज़ें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे ना आगे बिजनेस स्टडीज़ में अलग अलग चैप्टर बन के आएंगे, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में तब भी पढ़ेंगे। अब हम एक बार इनकी समरी ले लेते हैं, इन 5 चीज़ों की। उसके बाद हम एक समरी लेंगे इस वर्ड की, कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में याद रखना 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग, और 5वां होता है कंट्रोलिंग। तो यानी वही जो हमने 5 चीज़ें लिखी थी, ये वाली 5 चीज़ें, इन्हीं 5 चीज़ों को क्या बोला जाता है, इन्हीं 5 चीज़ों को बोला जाता है फंक्शंस ऑफ
मैनेजमेंट। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि ये फंक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहला तो फंक्शन दे रखा है प्लानिंग को। ठीक है, प्लानिंग को एक और चीज़ बोला जाता है, प्लानिंग को बोला जाता है दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि देखो, बिना प्लान के कोई भी बिजनेस नहीं चलता। तो यानी अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग को क्या बोला जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी अगर आपको मैनेजमेंट शुरू भी करनी है ना, अगर आपके दिमाग में भी आ गया कि मेरे को मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब देखो प्लानिंग होता है क्या, वो समझते हैं अपन। तो प्लानिंग का मतलब होता है आप फ्यूचर के अंदर क्या करोगे वो अभी से डिसाइड कर लो, ये प्लान हो गया। फॉर एग्जांपल, आपने अपना टाइम टेबल प्लान किया होगा, आपने अपना टाइम प्लान किया होगा, आपने अपनी पिकनिक प्लान की होगी। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में क्या करेंगे उसको आज प्लान कर लो, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो बेसिकली प्लानिंग का यही बोला गया कि दिस रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कौन आदमी वो काम करके देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, हमने देखा था कि दो फंक्शन जो टॉप मैनेजमेंट करता है वो होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। हम प्लानिंग ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। मैंने बोला था कि चीज़ों को संगठित करना, यानी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से साथ में लाना ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन पाए, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। मान लो तुम एक नई कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, तुमने प्लानिंग कर ली, तुम्हारे पास सारे प्लान्स है, बेस्ट प्लान्स है तुम्हारे पास। पर मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या तुम अकेले वो कंपनी को शुरू कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सबको पता है अकेले कोई भी आदमी कंपनी शुरू नहीं कर सकता, चाहे कितना भी तगड़ा प्लान क्यों ना हो। अब देखो, अगर मान लो आप एक कंपनी खोल रहे हो, आपके पास प्लान तो बन गए, अब आपने ये सोचा कि यार अब मेरे को ना ऐसे बिखरी बिखरी सी चीज़ों से काम नहीं चलेगा, अब मेरे को ना खुद की एक टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो तुमने क्या सोचा कि तुम अपनी टीम बनाओगे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या टीम में ऐसे ही लोग किसी भी तरीके से काम करने लग जाएंगे या फिर एक सिस्टम होगा, एक स्ट्रक्चर होगा आपकी कंपनी का? सही सही बताऊं तो अगर आप ढंग से कंपनी बनाना चाह रहे हो ना तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी एग्जाम्पल दिया, टीचर के ऊपर कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर के ऊपर प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टर होता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है ना। तो उसी तरीके से आप अगर एक अच्छी कंपनी बनाना चाहोगे ना, आप एक स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे, तो उस तरीके से हम अगर कभी भी किसी चीज़ को स्ट्रक्चर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किससे आता है, ऑर्गेनाइजिंग के कारण एक स्ट्रक्चर आता है। अब इसको हम समझते हैं कि ये है क्या। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आप लोगों की एक्टिविटीज जो वो काम कर रहे हो उनको अच्छी तरीके से संगठित कर रहे हो, यानी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यानी वो चीज़ें अब बिखरी बिखरी नहीं है। अब जब आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, संगठित कर रहे होते हो, तो उससे ना एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस चीज़ को मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ रहा हूँ, इसको पहले एक आसान तरीके से ऐसे समझो। मान लो ईंटें पड़ी हैं बिखरी हुई, ठीक है। अब आप अगर ईंटों को एक प्रॉपर तरीके से रखोगे तो सीधी सी बात है, ईंटें एक स्ट्रक्चर में आ जाएंगी ना। तो उसी तरीके से बच्चों तुम ये समझो कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना जो बिखरी बिखरी चीज़ें हैं ना, बिखरे बिखरे लोग हैं, बिखरी बिखरी थिंकिंग है, जब हम उसको एक प्रॉपर तरीके से रखने लगते हैं ना तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब तुम सोचोगे सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना ही क्यों है? तो बच्चों हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए बनाना होता है क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ना तो लोगों को पता ही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे को कोई सी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, मेरे को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन करने में मेरे को कोई आदमी परेशान कर रहा है, तो ऐसे केस में मेरे को पता ही नहीं होगा अगर कि मेरा सीनियर कौन है, मेरे को अपनी दिक्कतें किसको बतानी है, तो ये तो सब खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि जूनियर को पता हो कि सीनियर कौन है, सीनियर को पता हो कि जूनियर कौन है, ठीक है। तो इससे हमारा काम ढंग से चलता है। अब हम आ गए हैं स्टाफिंग पे। तो देखो स्टाफिंग को क्या बोला जाता है, दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर पहला स्टेप करता है प्लानिंग, दूसरा स्टेप करता है ऑर्गेनाइजिंग, और तीसरा स्टेप वो क्या करता है, तीसरा स्टेप वो करता है स्टाफिंग। तो देखो अब स्टाफिंग होता है क्या, स्टाफिंग को ऐसे समझो, स्टाफिंग मैं कुछ एक स्किट करके दिखा रहा हूँ, उसको स्टाफिंग बोलते हैं, ठीक है। मान लो मेरी कंपनी में मेरे को लोग चाहिए, अब मैं जो करूँगा उसको स्टाफिंग बोलते हैं। मैं लोगों को बुला रहा हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरी कंपनी में जॉब पड़ी है, जॉब पड़ी है, जॉब पड़ी है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग भी दूंगा, तुम्हें बेस्ट सैलरी दूंगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसकी जो मैंने किया इसे बोला जाता है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग होता है क्या है उसको समझो। देखो स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को अपनी कंपनी में बुलाने के लिए अट्रैक्ट करना, ठीक है। उसके बाद में उनमें से कुछ लोगों को जॉब पे रखना, और जॉब पे रखने के बाद उनका ढंग से ख्याल रखना ताकि वो जॉब छोड़ के ना जाएं, और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग देना।
बात समझ में आई? तो स्टाफिंग वापस से रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी कंपनी में कि आओ अपनी एप्लीकेशन दो, फिर उन सारे लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना और जॉब पे रखना, जॉब पे रखने के बाद उनको काफ़ी सेटिस्फाई रखना, उनको खुश रखना ताकि वो जॉब छोड़ के ना जाएं, और उसके बाद में उनको ट्रेनिंग देते रहना। इसे क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड असाइनिंग ड्यूटीज़, उनको काम भी बताना और बाद में उनको ट्रेनिंग देते रहना ताकि वो ग्रो करते जाएं। अब हम देखते हैं फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसे बोला जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब देखो ये होता है, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको बताते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, तू गलत कर रहा है, ये सही है वो गलत है ना। इसे बोला जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के में क्या मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो अपने जो जूनियर हैं उनके काम को देखना, उनसे बातचीत करना, उनको सही डायरेक्शन में दिखाना, इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एक खास चीज़ और आती है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं कि ना मोटिवेट करना भी डायरेक्टिंग होता है। कैसे? अब तुम समझो, जैसे मान लो कभी तुम्हारे टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, तो क्या हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला कि देख तू चिंता मत कर, तू सही डायरेक्शन में चल रहा है, हम तेरे साथ खड़े हैं, है ना। तो मोटिवेटिंग के अंदर आपको याद, तो डायरेक्टिंग में आपको याद रखना है कि मोटिवेटिंग भी डायरेक्टिंग में आता है। तो बेसिक डायरेक्टिंग मतलब किसी भी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को डायरेक्शन दिखाना, सही डायरेक्शन दिखाना ताकि गलतियों के चांसेस कम से कम हो। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि मान लो मैंने तुम्हारा एक टेस्ट लिया, ठीक है। तो टेस्ट लेने के बाद मैंने तुम्हें बोला कि हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा 10 नंबर का टेस्ट ले रहा हूँ, और अगर तुम्हारे इसमें 6 से कम नंबर आए तो हम एक बातचीत करेंगे, हम देखेंगे कि तुम गलती कहाँ पे कर रहे हो। यानी 10 नंबर का टेस्ट लिया, अगर तुम्हारे 6 से कम आए तो हम बातचीत करेंगे तो कि तुम गलती कहाँ पे कर रहे हो। तो देखो कंट्रोलिंग का भी मतलब ये होता है, कंट्रोलिंग में आपने एक टारगेट रखते हो, जैसे हमने टारगेट रखा 6 नंबर का। अगर आप उस टारगेट को मीट नहीं करते ना, तो आप पे जो शिकंजा कसेगा, आप पे जो ध्यान रखेगा, आपको जो सही डायरेक्शन पे लाएगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोलिंग। इसका एक और एग्जांपल देखो, तुमने देखा होगा कुछ एक पेरेंट्स ना गाड़ियों के अंदर बीपिंग लगा देते हैं, जैसे कि अगर मान लो 80 से ऊपर गई ना, तो वो उनके पास मैसेज आ जाता है कि आपका बेटा गाड़ी 80 से ऊपर चला रहा है। तो ये क्या है? ये कंट्रोलिंग का ही प्रोसेस है। कंट्रोलिंग का मतलब कि आपको ना देखो 80 किलोमीटर तक तो बेखौफ चलाओ, पर अगर 80 से ऊपर चली गई ना, तो हम आप पे ध्यान रखेंगे ताकि आप कुछ ज़्यादा बड़ी गलती ना कर दो। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग को क्या बोला जाता है कि जब आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो, यानी आपने एक्चुअल कितने नंबर लाए उसको आप प्लान्ड परफॉर्मेंस यानी 6 नंबर से जब आप कंपेयर कर रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? कि कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो कंट्रोलिंग क्यों की जाती है? ताकि बंदा कभी भी अपने पाथ से, अपनी डायरेक्शन से भटके ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम अपने इसमें देखें तो ये कंप्लीट कर लिया हमने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया और कंट्रोलिंग कर लिया। सिर्फ एक छोटा सा अलग सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। बस हमें अब कोऑर्डिनेशन और करना, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अपन आ गए हैं जी कोऑर्डिनेशन पे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन को मैं पहले बता देता हूँ क्या होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन में चीज़ें चलना। जैसे आर्मी में सारे के सारे लोगों के हाथ से हाथ मिल रहे होते हैं, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक चल रही होती हैं, उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी भी जगह पर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, यानी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब तुम छोटे हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि सर प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी। इसको तुम्हारे घर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे सुबह सुबह पापा काम पे जाते हैं, उसके बाद में दोपहर को उनका मम्मी को खाना भेजना होता है, फिर वो शाम को मान लो घर पे आते हैं, फिर घर पे आके बहुत थके हुए आते हैं। तो ऐसा तुम्हारा घर पे सीन है। अब मान लो क्या होता है, देखो प्रॉब्लम, अगर मान लो तुम्हारे पापा सुबह घर पे जा रहे हैं और तुम सारे सोए पड़े हो, पापा को खाना ही नहीं दिया, ठीक है। दोपहर को पापा ने को खाना भेजना होता है ना, तो खाना भेजने की जगह तुम वापस से सोए पड़े हो, तुम अपनी मस्ती के अंदर मेले घूमने चले गए, तुमने पापा को वापस खाना नहीं दिया। और जब पापा घर पे आए तब अभी भी तुम मेले में ही हो, तो और पापा घर के बाहर खड़े हैं। प्रॉब्लम समझ गए? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन रखो अपने सब में। आप सुबह सुबह फ़ोन कर दोगे, हेलो जी सुनते हो हम तो जा रहे हैं मेले में, तो आप थोड़ा ध्यान से आना, चाबी लेके गए हो ना। तो यानी इसको बोला था सिंक्रोनाइजेशन, ताकि कभी भी कोई सा भी आदमी लेफ्ट आउट फील ना करे और सारी की सारी चीज़ें ना सिस्टमैटिकली चलती रहे। अब देखो छोटी सी चीज़ थी कि तुम बाहर मेले में चले गए, उससे तुम्हारे घर पर कितनी प्रॉब्लम हुई, जबकि आप तो 4 या 5 ही मेंबर हो। अब सोचो अपने मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी की कंपनी में कितने सारे लोग होंगे यार, 10,000 लोग होंगे। अब उन 10,000 लोगों के अंदर अगर वो आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, सिंक्रोनाइजेशन नहीं रखेंगे, तो कंपनी ख़त्म है भाई, अगले दिन ही कंपनी ख़त्म है।
तो समझे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब चीज़ों को सिस्टम में रखना, सिंक्रोनाइजेशन में रखना, अपनी बात सामने वाले को बताना, सामने वाले की बात खुद समझना, ताकि कोई भी गलती होने के चांसेस ना रहे। तो कोऑर्डिनेशन को यही बोला गया कि कोऑर्डिनेशन ना का मतलब है कि आप सारी की सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइजेशन में रखते हो, यानी सिस्टम में रखते हो, ताकि गलतियों के होने के चांसेस ना रहें। हम कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि दिस इज़ द मोस्ट बेसिक चीज़ जिसके बिना आप मैनेजमेंट कर ही नहीं पाओगे। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसके बिना मैनेजमेंट होना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन को। तो हम ये भी बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन बाइंडिंग फोर्स, यानी चीज़ों को इकट्ठा ला के ढंग से काम करवाता है। और हम इसको एक और नाम से बोलते हैं कि दिस इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे हम ये समझें कि कोऑर्डिनेशन के दो नाम हमने समझ लिए। पहला तो नाम है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा नाम है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं। बच्चों सुनो, आपने यहाँ पे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा ना, अब हम ये देखेंगे कि इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला क्यों जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कोई सा भी मैनेजर हो उसे ये काम करना ही करना पड़ता है। कोई सा भी लेवल हो मैनेजर का, उसे भी ये काम करना ही करना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बिना मैनेजमेंट होता नहीं। तो बेसिकली इन चीज़ों के कारण हम इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आ गए हैं नेचर या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। यानी अगर वो आपसे नेचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछे तो भी यही आंसर लिखना है, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बोले तो भी यही आंसर लिखना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं। मान लो आप घर पे रहने वाले अकेले आदमी हो, तो आपको कोऑर्डिनेशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हो। पर कोऑर्डिनेशन तब करना पड़ता है बच्चों जब हम एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स का मतलब ये है कि ये काफ़ी सारे लोग जो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, जैसे आप घर पे अभी मेले वगैरह जा रहे थे, काफ़ी सारे लोग थे, उन सब के एफर्ट्स को साथ लाता है कौन, कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में दिस इंश्योर्स यूनिटी इन एफर्ट। यूनिटी इन एफर्ट यानी जो आप सारे के सारे लोग एक ही डायरेक्शन के अंदर एफर्ट लगा रहे होते हो, यानी एक ही गोल को अचीव कर रहे होते हो। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी आपको कॉन्टिन्यूसली करना पड़ता है। बार बार पापा से बात करनी पड़ती है कि पापा अब हम आ रहे हैं, आप कितने देर घर से दूर हो, ये सब। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। पॉइंट नंबर फोर्थ है दिस इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब है कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, परवेसिव का मतलब है एट ऑल लेवल्स, एट ऑल लेवल्स। और हमें पता है कि 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यानी तीनों ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये फंक्शन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, यानी कोई भी मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि मैं कोऑर्डिनेशन नहीं करूंगा। आपको कोऑर्डिनेशन, अगर आप मैनेजर हो तो आपको कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब जानबूझ के किया जाता है, यानी नोइंगली किया जाता है। यानी आप कभी ये नहीं कह सकते कि यार कोऑर्डिनेशन तो तुक्के से हो गया। कोऑर्डिनेशन कभी भी तुक्के से नहीं होता, आपको जानबूझ कर करना पड़ेगा तभी कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, अब हम बिल्कुल आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं हमारे इस चैप्टर के, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस या ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। दोनों का एक ही मतलब होता है। तो अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो इसकी बेसिकली 3 इंपॉर्टेंस है बच्चों। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज, दूसरी इंपॉर्टेंस है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और तीसरी इंपॉर्टेंस है स्पेशलाइजेशन। अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है। इन तीनों की एक बार आराम से समझ लो। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है। ठीक है, मेरे को समझना, फिर हम नोट से भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होने लगेगा तो उसमें हमें कोऑर्डिनेशन करना ही करना पड़ेगा, वरना हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है जब हमारी कंपनी का साइज बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये कहता है कि सेल्स डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी करता है, बाकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी करता है, और अपना HR डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी कर रहा होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं। सही बताऊं तो उनको लगता है कि हम ही शहंशाह हैं, हमें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम एज अ ओनर बताओ, अगर तुम्हारी कंपनी में सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी मनमर्जी कर रहे होंगे तो तुम सहोगे क्या? तुम बिल्कुल नहीं सहोगे। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हमारे सेल फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, ऐसा, और उन सारे के सारे फंक्शंस के एफर्ट्स को साथ में लाना, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन को समझना। देखो, कई बार क्या होता है, मैं स्कूल का एग्जांपल दूं क्या, रियल लाइफ में मेरे साथ भी हुआ था, पर चलो समझ लो, ऐसे समझ लो। एक बार क्या हुआ, मैं नया स्कूल में ज्वाइन किया,
तो ज्वाइन करने के बाद किसी को पता नहीं था कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूँ, कि मैं टीचर भी हूँ या क्या हूँ। तो मैं बाई चांस कंप्यूटर पे काम कर रहा था। तो कंप्यूटर पे काम करते करते मैंने ना एक एग्ज़ाम पेपर देखा। वो एग्ज़ाम पेपर बहुत ही लेवल के एक टीचर ने बना रखा था। तो मैं मतलब उन्होंने थोड़ी सी अजीब सी चीज़ कर रखी थी एग्ज़ाम पेपर में। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्हें पता तो था नहीं कि मैं खुद भी टीचर हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप होते कौन हो मेरे से पूछने वाले। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया। पर पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप खुद को ना बहुत ही टॉप का कोई बंदा समझते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हो ना, तो कहीं ना कहीं, सही बताओ ना, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके अंदर ना ईगो आने लगती है। और ये सच है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, तो ऐसे केस में आपको लगा कि आप तो शहंशाह हो भाई, आपसे ऊपर तो कोई नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें ना कंपनीज़ के अंदर भी होती हैं। जैसे मान लो कोई सा बंदा है जो कि ना कंप्यूटर कोडिंग में बहुत अच्छा है, वो स्पेशलाइज्ड है कंप्यूटर कोडिंग में। तो ऐसे लोग ना किसी की सुनते नहीं है। तो अगर वो किसी की सुनेंगे ही नहीं बच्चों, तो आप चीज़ बताओ कंपनी में काम कैसे चलेगा यार। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें उनसे ढंग से काम करवाना है ना, तो हमें उन पे ना कोऑर्डिनेशन के थ्रू कंट्रोल रखना पड़ता है। बात समझ में आई? तो इसे बोला जाता है स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन पढ़वा देता हूँ, बाकी दोनों तो आसान थे, ऊपर वाले टॉपिक्स, ये भी आसान था, ये भी आसान था। तो देखो स्पेशलाइजेशन में ये बोला कि कंपनी में कई बार ना हमें स्पेशलिस्ट लोगों को रखना पड़ता है। और स्पेशलिस्ट लोगों को लगता है कि हम तो शहंशाह हैं, हम तो ओवर क्वालिफाइड हैं, हम तो किसी को जवाब नहीं देंगे। तो ऐसे केस में हमें पता है कि दिक्कत हो जाती है। तो इनको सही करना, इनके भेजे को सही करना, इसे कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपको नीचे दिख रहा होगा कि वी ऑलरेडी ऑफर ऑनलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। और अगर ये वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।